नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग लेखपाल लाइनर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो। और ये अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट और बिहार टेट, सी टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियोज़ देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो बाय डेसिमल। तो आज की वीडियो में पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, सभी टॉपिक से। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर नोट कीजिए, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी, तो कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे कंठाभरण वाणी विलास। अगला पॉइंट देखेंगे, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह, ठीक है। तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे इस्लाम शाह, शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे सिक्किम राज्य। राइट आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे? सिक्किम, ठीक है। तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में, कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो स्टार लगा करके नोट कर लीजिए कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, मालवा का पठार कहाँ स्थित है, आपको यह बताना होगा। तो मालवा का पठार नोट कीजिए, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में मालवा का पठार स्थित है। तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है, ठीक है। तो आंसर सेलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करिएगा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है, ठीक है। तो मालवा का पठार सेलेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला है, नोट कीजिएगा, मैकाली पठार, मैकाल पठार ये कहाँ पर है? मैकाल पठार है छत्तीसगढ़। मैकाल पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो याद रखिएगा, टेथिस सागर से। किससे? टेथिस, नाम याद रखिए, टेथिस सागर। राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे, टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जा सकता है लेखपाल के एग्जाम में कि बताइए हिमालय की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई। तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे टेथिस सागर, टेथिस सागर। और मैकाल पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो उनमें से नोट कीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। इन पांचों को याद रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम बताइए। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम बताइए, निम्न में से क्या होगा। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर कृष्णागिरी सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर कृष्णागिरी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार का क्या नाम है। प्रश्न पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार का नाम बताइए, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण किया था। ये मुख्य स्थापत्य कला थे, मुख्य स्थापत्य कलाकार थे, मुख्य स्थापत्य कलाकार थे ताजमहल के निर्माण में। तो याद रखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला पॉइंट बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की ओर। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 599 ईस्वी पूर्व। ये पॉइंट याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, इसको बहुत ध्यान रखना है आपको। ईस्वी भी दिया जाएगा और ईस्वी पूर्व भी दिया जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो राइट आंसर आप ईस्वी पूर्व सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला है, तुलुव वंश के संस्थापक, तुलुव वंश के संस्थापक नोट कीजिएगा,
तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। कौन थे? वीर नरसिंह तुलुव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो पूछा जाए संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? काफी इंपॉर्टेंट है, भाग 20 में, भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण करने में मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। और संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख, संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। काफी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे कि बताइए संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। 4 ऑप्शन होंगे, जैसे भाग 12 कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन में राइट आंसर भाग 20 लगाएंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर पंचायत स्तर से भी, ठीक है, ग्राम पंचायत से भी दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर बात कर रहे हैं, पंचायत स्तर की। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान जो होगा वो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायतों का आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? ग्राम पंचायतें जो भी होती है उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो मुख्य स्रोत होता है मेला व बाजार कर। वेरी इंपॉर्टेंट, मेला व बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो लेखपाल लाइनर्स, लेखपाल एग्जाम के लिए 2022 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेखपाल एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत होता है मेला व बाजार कर। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पूछा जाएगा, बताइए पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? 4 ऑप्शन में राइट आंसर प्रखंड स्तर। 4 ऑप्शन में राइट आंसर लगाएंगे, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। पंचायती राज संस्था, पंचायत राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायत राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पंचायत राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, पंचायती राज किस सूची में दर्ज है? पंचायती राज, पंचायती राज किस राज्य सूची, किस सूची में दर्ज है? तो याद रखिएगा राज्य सूची में, पंचायती राज राज्य सूची में दर्ज है, राज्य सूची में दर्ज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना दी गई है। प्रश्न पूछा जाए कि पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई? पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 243C में दी गई। 243C में, 243C में पंचायतों की संरचना दी गई, पंचायतों की संरचना दी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर प्रश्न आ जाए कि बताइए पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई होती है, पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है। पूछा जाए प्रश्न कि बताइए पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 सेलेक्ट करेंगे, राइट आंसर भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का, पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन भाग 9 में, भाग 9 में है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन निहित है। पूछा जाए, बताइए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में निहित है? तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे 356, 356। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपात निहित है। क्या है? देखिए 356 में राष्ट्रपति शासन है, फिर से समझ लीजिएगा, 356 में राष्ट्रपति शासन निहित है। लेकिन अगर 360 दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए कि 360, अनुच्छेद 360 ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय आपात से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखिए जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का शासन कौन संभालता है? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का
जो शासन होगा वो राज्यपाल संभालते हैं। कौन संभालते हैं? राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर, अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी कर दी गई? तो 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की अवधि, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो 6 माह से बढ़ा करके 12 माह कर दी गई, ठीक है, 6 माह से बढ़ा करके 12 माह कर दी गई, ठीक है। तो ये थे लेखपाल लाइनर्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। कुछ फैक्ट और भी याद रख लीजिए, जैसे 73वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान में, नोट कीजिएगा, 73वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो याद रखिए 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान में, 73वें संविधान संशोधन में, सॉरी 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है, नोट कीजिएगा, संविधान संशोधन है। तो 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची, ठीक है। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए पंचायत राज्य संस्थाओं के निर्वाचन यानी उनके चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ये पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है, ठीक है। और भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल, नोट कीजिएगा भैया, 25 अप्रैल 1993, 25 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया अन्य एग्जाम में, और लेखपाल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान में, कहाँ पर? नागौर राजस्थान, ठीक है। अगर सिर्फ राजस्थान हो तब तो बहुत ही बढ़िया, अगर राजस्थान ना हो तो वहां पर आपको नागौर दिया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और ये भी याद रखना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, सन भी याद रखना है। तो भैया पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। और भारत में सामुदायिक विकास कार्य कब आरंभ किए गए? ये भी याद रखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, कब से आरंभ हुआ? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्य कब से आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर, नोट कीजिए, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 से भारत में सामुदायिक विकास कार्य आरंभ हुए, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं लेखपाल लाइनर के लिए, लेखपाल एग्जाम के लिए, 2022 लेखपाल के लिए, ठीक है, क्योंकि जल्द ही लेखपाल एग्जाम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लेखपाल 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। और लेखपाल लाइनर के लिए डेसिमल चैनल पर आपको लेखपाल 2022, लेखपाल लाइनर और उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, उसको वॉच कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप सुपर टेट लाइनर्स, ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट लाइनर्स, ठीक है, सुपर टेट लाइनर्स, इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको लेखपाल एग्जाम के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रश्न आपको मिल सकते हैं लेखपाल एग्जाम के लिए। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट और है, नोट कीजिएगा, फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल, फैक्ट फॉर टेट, ठीक है, फैक्ट फॉर टेट डालिएगा। अगर आप इस प्लेलिस्ट को भी देख डालते हैं तो यहाँ से भी निश्चित तौर पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी लेखपाल 2022 एग्जाम में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।